सो JNK में सर कभी ऐसा हुआ है? JNK में बहुत ही क्लोज एनकाउंटर 2010 में इनकाउंटर हुआ था आतंकवादी का। तब हमारी कंपनी जो जहाँ पे कोडन करके बैठी थी, उधर से हमारे सामने वो जो आतंकवादी था उसके पास हथियार था, लेकिन छुपा के निकला के जैसे मैं लोकल आदमी, उसी के हथियार से वो जैसे उसको गोली लगी ना, तुरंत ही उसको हथियार लेके मारने के लिए गया। तुरंत ही वहाँ पे दूसरे बंदे थे हथियार लेके, LNG AK-47 सब लेके उसके ऊपर बारिश कर दी थी गोलियों की, वरना एक दो को फौजी को ले लेता है पक्का। मतलब उतना क्लोजिंग फायरिंग मैंने वो पहली बार देखा था। तब मेरे को एक एहसास हुआ था कि जितना हो सके हालत को देख के जितना स्पीड में आप डिसीजन लो ना, वो सही होना चाहिए। इस जवान ने तुरंत ही डिसीजन ले लिया। थोड़ी सी नोक दिखी थी AK-47 की, तो उसने उस आदमी पे, आतंकवादी पे फायर कर दिया। लेकिन वो जो खुले में आ जाता तो जो कोडन किए हुए जो हमारे आर्मी के जवान थे वो कईयों को ले दिया। वो मैंने एक क्लोज फायर देखा था और भयंकर देखा था मैंने। सब जवान की एक ना एक मुश्किल कड़ी रहती है कि अपने साथी जवान की डेथ। सो आपके लाइफ जर्नी में ऐसा मुश्किल वक्त सर आया है कि अब मेरे साथी जवान की डेथ हुई है, आपके हस्बैंड, आपके बेटे अब इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो चुके हैं, तो वो घड़ी कैसी रहती है सर आपके लिए, सबसे डिफिकल्ट पार्ट? ये घड़ी मैं आपको बताऊं कि ये किसी फौजी के पास नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये घड़ी को देखना सुनना कोई फौजी पसंद नहीं करता। क्योंकि हम जाते हैं देश की रक्षा के लिए, नहीं कि मरने के लिए, ठीक है। जब तक हम में जान है तब तक हम देश की सेवा करते हैं। जब उसकी बॉडी लेके हम गए थे ना, जो मेरे साथी लोग गए थे, तब उसने बताया था कि भाई ये नौबत किसी पे नहीं आनी चाहिए, भगवान करे किसी पे भी ना आए ये नौबत, क्योंकि देख नहीं पाता। अभी फौजी आदमी नहीं रो सकता है, नहीं रुक सकता है, क्योंकि ड्रेस में होता है ना, फौजी आदमी इतना भावुक नहीं हो सकता जितना वो अंदर से इतना कठिन रहना पड़ता है। भावुक होने के बाद भी कठिन रहना पड़ता है कि मुश्किल घड़ी है। ऐसा नहीं आना चाहिए किसी को भी, भगवान किसी को ये नौबत ना दी। तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल जिसका नाम है द शो मस्ट गो ऑन। आज हमारे साथ जुड़े हैं लांस नायक विजय वाघेला सर। आज हम जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद सर, वेलकम ऑन माय शो। सर आज हम जानेंगे आपकी लाइफ जर्नी के बारे में। सेना में ज्वाइन करने से पहले आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, आपको आइडिया कहाँ से मिला कि मुझे आर्मी में ही जाना है? आपने सवाल किया कि आर्मी में जाने के लिए आपको कैसे उत्साह हुआ कि मेरे को आर्मी में जाना है, तो उसकी बात बहुत लंबी है। मेरा गांव है मोटारामपुर, महेंद्रपुर दूसरा नाम है। वहाँ पे मैं पढ़ता था 5वीं क्लास में। तब वहाँ पे एक बाजू में गांव है छोटा सा, वहाँ पे एक आर्मी में था बंदा। जब वो छुट्टी पे आया था और हम जा रहे थे मेरे गांव से सिटी में, तो वो बस में बैठ के जब छुट्टी काट के जा रहा था, तो उसके साथ बोरिया बिस्तरा होता है, आपको पता है फौजी के साथ। तो मैं तब छोटा था, 5वीं क्लास में था, तो मतलब 10-11 साल का था। तब मैंने उसको देखा, हाथ माथे पे तिलक लगाया था, सबको प्रसाद बांट रहे थे बस में बैठने के बाद, और उसका तामझाम पूरा था। मैंने मेरे पापा को पूछा, मैंने बोला पापा ये कहाँ जा रहे? बोला ये फौजी है, अभी छुट्टी काट के वापस जा रहे हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। तब से थोड़ा सा मेरे को इतना तो वो नहीं ला, लेकिन थोड़ा सा मेरे को जाना, आर्मी में जाना। मुझे सर्दियों का टाइम था, बाहर लेक्चर के लिए हम सबको बिठाया हुआ था और सर आए थे हमारा लेक्चर लेने के लिए। तब उसको अचानक क्या हुआ, सबको पूछ डाला, बोला आप सब बताओ बड़े हो के आप क्या बनना चाहते हो? तो मेरे साथियों ने सबने राय अपनी अपनी दी। मैंने भी खड़ा होकर बोल दिया मैं बड़ा होके आर्मी में जाऊंगा। तो मेरे साथ वाले कहीं हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? तब मैं बिल्कुल दुबला और पतला था, मेरे को देख के भी कोई ये नहीं कह सकता कि आर्मी में जाएगा। आर्मी में जाना है तो पहले तो बॉडी बनाना पड़ेगा, एक्सरसाइज फुल करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा।
तब अभी जब हम इस टाइम पे देखते हैं ना, तो दौड़ने के लिए हमारे पास जगह है, ग्राउंड है। गांव में ऐसे इतना कुछ होता नहीं है, जगह नहीं होती है, ग्राउंड नहीं होता है, रोड रास्ता होता है वो भी कांटे वाला। और बचपन में हमारी आदत होती थी कि भाई चप्पल बिना पहने ही दौड़ना। मैं ट्राई किया, दौड़ता भी था, लेकिन गांव वाले सब देखते ये क्या दौड़ रहा है, बोला सुबह सुबह क्या करना है, कहाँ जाना है, मतलब ऐसे बोलते तो थोड़ा मनोबल टूटता भी था कि भाई मैं कर रहा हूँ, सही तो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा बचपन में जो हम करते हैं ना, उसमें कई डिसीजन होते हैं कि कभी कभी हमको खुद को ये लगता है कि नहीं ये डिसीजन सही नहीं, दूसरा कुछ पकड़ते। तब परिस्थिति भी इतनी नहीं थी कि भाई पढ़ाई करते करते कुछ अलग काम भी करें, क्योंकि हम बचपन से ही हमारा घर का थोड़ा वो था कि रोज का लेके रोज का खाते थे। इंतजार खत्म हुआ, आर्मी की भर्ती आई। आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ने के लिए गया, सब में आ गया, वजन में और छाती में निकल गया। मतलब एक फर्स्ट भर्ती मेरी अटेम्प्ट फेल हो में गई। आप आउट हुए थे। लेकिन उसमें क्या, अभी भर्ती के लिए बहुत बंदे आते हैं, तभी मेरे टाइम पे हम एक साथ 50 बंदे दौड़े थे। और उसमें फिर तीसरी भर्ती है ना, 2003 में जनवरी में भर्ती आई थी, तब मैं सिलेक्शन हुआ। और तभी मेरे साथ 4 बंदे आए थे सिलेक्शन के लिए, उसमें मैं एक ही सिलेक्शन हुआ, बाकी 3 बंदे नहीं हुए। तो क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, फिर उधर रुकना पड़ता है। तो मेरे साथ मेरे घर से जो आए थे ना बंदे, वो वापस गए दोपहर को, और घर वाले को बोला आपका बेटा सिलेक्शन हो गया है फौज में। तो मेरे घर वाले भी खुशी मारे करने लगे। शाम बोला अभी शाम को आ जाएगा, शाम के 8 बजे। अभी तक मैं गया नहीं था घर पे, क्योंकि उधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ होता है। भर्ती होने के बाद वहाँ पे वजन टेस्ट ये वो सब कुछ करवाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है। साइकिल के लेके गए थे, फिर 9:30 बजे मेरा कंप्लीट हुआ उधर ग्राउंड। फिर मैं घर पे गया, तब मेरे अंदर इतनी खुशी थी, सुबह से लेके शाम तक की थकान, मेरे को बिल्कुल थकान लगी नहीं थी, बस वही जोश था, और मैं फौज में भर्ती हो गया। सो सर आप कौन से ईयर में फौज में ज्वाइन हुए? 2003 में। 2003 में। फर्स्ट वीक ऑफ योर ट्रेनिंग आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था कि पहले हफ्ते में ट्रेनिंग के? हम यहाँ से राजकोट से हम एक साथ 22 जवान बैठे थे ट्रेन में, और 22 से 22 उतरे थे जबलपुर के। तो हम जल्दी इंतजार कर रहे थे कब फौज की गाड़ी आएगी, कब हम उसमें चढ़ेंगे और ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे। गाड़ी आई फौज की, गाड़ी को देख के पहले तो वो बचपन का सीन याद आ गया, जो टाटा बाय बाय करते थे वही गाड़ी पे आज हम बैठ रहे हैं। तब टाटा बाय बाय किया होगा। हाँ, तब आपको क्या फील हुआ कि नहीं मुझे जो चाहिए था वो मिल गया? हाँ, लेकिन हम भी उसको बाय बाय करते तो उसको भी इतना ही मज़ा आता था जितना हमको मज़ा आता था जब हम छोटे थे। तब हमको एहसास हुआ कि नहीं, जो सपना था वो पूरा हुआ। लेकिन जो हम एक देखने का नज़रिया होता है और एक खुद उसमें जाने का, उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि वो स्ट्रगल, वो ट्रेनिंग करने के बाद कब वहाँ तक पहुँचते हैं ना, वो सिर्फ फौजी आदमी जानता है। इतनी ट्रेनिंग करने के बाद एक आर्मी का ड्रेस हमको जब नसीब में आता है पहनने का, तब पता लगता है कि भाई स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है इसके लिए, ऐसे बिना फालतू के नहीं आ जाता। कई सिविलियन लोग यहाँ पे आप देखते हो कि फौजी ड्रेस पहन के घूमते हैं ये वो, उसको मैं देखता हूँ तो कभी ऐसा लगता है कि क्या है ये, मतलब एक आर्मी का डिसिप्लिन होता है ना, उस ड्रेस में देखने को नहीं मिलता जो फौजी आदमी पहनता है और एक आम आदमी पहनता है, बहुत फर्क है उसमें। हम एक साथ 22 आदमी थे ना, 22 जवान थे ट्रेनिंग में, उसमें से 1-2 घर भी चले गए 1 महीना 1.5 महीना में। और मैंने भी प्लानिंग बनाई थी घर जाने की, उसकी भी बात बताता हूँ। मैंने आपको बोला 15 दिन होने के बाद मैंने मेरे भैया को मैंने खुद फ़ोन किया था कि भैया मैं घर आ रहा हूँ। बोला क्यों? मैंने बोला फौज में नहीं रहना है। मतलब नहीं रहने का कारण एक ये था कि घर से दूर कभी रहे नहीं थे, और रहने की कभी आदत भी नहीं थी।
इसलिए वो भी था। और दूसरा कि ट्रेनिंग शुरू हुई थी ना, तब हाथ पैर जितना दर्द करते थे, सो नहीं पाते थे। और सोना भी वहाँ पे इतना अलाउड नहीं था, 10 बजे सोते थे, 4 बजे उठना। उसमें भी ना नाइट ड्यूटी भी आती थी हमारी, तो सोना भी इतना मुश्किल था वहाँ पे। जैसे आंखें बंद की तुरंत सुबह हो जाती थी। मतलब ये लगता है अभी सोया था और तुरंत सुबह होगी। मतलब घंटों का पता नहीं लगता कितने घंटे हम सोए हैं। तो सोकर उठना भी है। ये 15 दिन तक बहुत टफ रहा हमारे लिए कि ट्रेनिंग बहुत हार्ड है। फिर 15 दिन के बाद हमारा शरीर ऐसा हो जाता है कि वो अपने आप रिकवर करने लगता है कि भाई अभी ये काम करना ही है, दौड़ना है तो दौड़ना ही है। फिर शरीर दर्द करना कम हो जाता है और फ्रेंड सर्कल बन जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग करना भी मज़ा आता है। एक है कि जब तक फ्रेंड सर्कल नहीं बनता ना अच्छा, तब तक आपको ट्रेनिंग भी बहुत अघरी लगती है। घर से दूर रहना भी बहुत हार्ड लगता है। फ्रेंड सर्कल हो जाने के बाद थोड़ा मजाक मस्ती ये वो चीज़ें होने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है ट्रेनिंग। 15 दिन महीना बहुत कठिनाई भोगनी पड़ती है, लेकिन महीने के बाद जो कठिनाई उससे भी ज़्यादा होती है। लेकिन क्या हमारा शरीर इतना हार्ड हो चुका होता है ना कि उसको जजब करने के लिए कामयाब हो जाता है वो। उतना आपको 2-3 पॉइंट कहूँगा। वहाँ पे एक स्विमिंग पूल था ट्रेनिंग में। तो एक बार उस्ताद ने बोला आपका काम बहुत अच्छा है, आपको हम स्विमिंग पूल में ले जाते। तो हम अंदर से अंदर चलो नहाने के लिए तो मिलेगा। तो हम दौड़ के गए स्विमिंग पूल के पास, तो स्विमिंग पूल पूरा खाली। चलो ठीक है, अभी आप ऐसा करो, उस्ताद ने बोला हाथ नीचे पैर ऊपर, मतलब हाथ नीचे पैर ऊपर करके खड़े रह जाओ, अभी पानी शुरू करता हूँ। तो हमने बोला चलो पानी तो आएगा, कर लेते हैं। तो फिर 10 मिनट तक ऐसे रहा, सबके हाथ पैर कांपने लगे। क्योंकि उसका एक होता है कि 2 या 3 मिनट रहोगे ना, तुरंत ही हाथ की ताकत आपको बता देती अभी गिरने वाला हूँ मैं। और वैसे ही ट्रेनिंग में उस्ताद मजा भी करवाते थे और सजा भी दिलवाते थे। तब हमको ये लगता था कि ये उस्ताद बहुत हार्ड है। लेकिन जब तक उस्ताद के ऊपर हार्ड नहीं होगा ना, तब तक हमारी ट्रेनिंग हार्ड नहीं होती। जितना रगड़ा उतना तगड़ा। हाँ, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, सही बात। ट्रेनिंग के बाद आपका फर्स्ट पोस्टिंग आपका कहाँ पे था? फर्स्ट पोस्टिंग मेरा आसाम में था, मणिपुर। वहाँ पे श्री बार एक लोकेशन था, वहाँ पे मैं फर्स्ट पोस्टिंग में गया था। हम एक साथ 17 बंदे थे पोस्टिंग में जाने के लिए। तो जबलपुर से जब हमारा पोस्टिंग में नाम आया कि आप 12 गन्नीडीर में जाओगे आसाम में। फिर अंदर से तो खुशी तो थी, लेकिन एक डर भी था, कभी आसाम गए नहीं, कैसे पहुँचेंगे ये वो। क्योंकि वहाँ पे हमारे साथ हम ही होते हैं, एक हमारा सीनियर जो हमारा नंबरी होता है, जो सबसे कम नंबर वाला वो हमारा सीनियर होता है। तो सीनियर के हिसाब से जो वो बोलेगा उसी गाड़ी में बैठना। क्योंकि तब इतना वो नहीं था, हमारा रिजर्वेशन भी नहीं हुआ था, वारंट दे दिया था 17 बंदे का एक साथ। ठीक है, हम ट्रेन में बैठे, बक्सा साथ में सब कुछ, और आसाम में पहुँचे। हमको अभी भी पता है कि हमारा पहला, जब हम फर्स्ट पोस्टिंग है, तो हमारा पहला सीओ कर्नल राठौड़ साहब थे। उसने हमारा इंट्रोडक्शन किया, सबका इंटरव्यू लिया, सबको पूछा भाई ट्रेनिंग में कैसा लगा, कौन कौन किसने। क्योंकि ट्रेनिंग में हर एक चीज़ की ट्रेनिंग होती है, फायरिंग की, ड्रिल की, धावा पोजीशन। मैंने आपको वो तो बताया नहीं, धावा पोजीशन आपको पता भी नहीं होगा। एक दुश्मन हमको लकड़ी का बनाया हुआ हमारे सामने खड़ा कर देता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कंपटीशन भी होता है। जो धावा पोजीशन अच्छा बोलेगा उसको इनाम दिया जाता है, उसका 1 नंबर में उसको भी मेडल मिलता है। फायरिंग में भी मेडल मिलता है, ड्रिल में भी मेडल मिलता है। और क्रॉस कंट्री हमारी होती है 12 किलोमीटर की, उसमें भी जो फर्स्ट आता है उसको भी मेडल मिलता है। ठीक है, तो धावा पोजीशन में हमने बहुत मज़ा आता था उसमें। और धावा पोजीशन एक ऐसी चीज़ है कि जब धावा पोजीशन कब की जाती है, जब युद्ध के दौरान हमारे हथियार में गोली नहीं बजती, या तो दुश्मन एकदम हमारे साथ से क्लोज आ जाता है। ठीक है, तब फायरिंग नहीं, आगे बेनेट, मतलब राइफल हमारे पास होती है ना, उसमें एक बेनेट मतलब एक छुरा होता है बड़ा, उसको हम जॉइंट करके धावा पोजीशन बोलते हैं और उसको ख़त्म करते हैं दुश्मनों को। तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है पहले कि कैसे करना है,
कैसे अंदर के जोश को बाहर निकाला है, ठीक है, पोजीशन कैसे लेना है और धावा पोजीशन पूरी कार्रवाई कैसे करनी है, ये होता है। तो ये सीओ साहब का इंट्रोडक्शन चल रहा था, सबने बोला कि भाई मैं बीपीटी में फर्स्ट आया था, मैं फायरिंग में फर्स्ट आया था। सबको वहाँ पे फिर चाय पानी पिलाया और सबका इंट्रोडक्शन लिया और हमने हमारी कंपनी का बता दिया कि भाई यहाँ पे थोड़ा 10-15 दिन रह के अपनी अपनी कंपनियों में चले जाना। फिर बटालियन में आए कि फिर कंपनी में अभी फिर प्रॉब्लम बढ़ गई। बोला वहाँ पे कैसा होगा, उस्ताद कैसे होंगे, साहब लोग कैसे होंगे, ठीक है। 10-15 दिन रहे, उसके बाद हम हमारी कंपनी में गए। कंपनी में जाते ही उस्तादों ने हमारी पहले तो ले ली मतलब रगड़ा पट्टी, फ्रंट रोल, बैक रोल। बोला ये कहाँ आ गए, हम घर पे आए हैं कि क्या है ये। तो पहले ये हुआ, उसके बाद पूरा मतलब हमारा नया ड्रेस था वो पूरा गंदा कर दिया, ठीक है। धूल मिट्टी वगैरह बैग एक और एक साइड रख के पूरा फिर थक गए पूरे। उसके बाद बोला ठीक है ओके, आपका ये वेलकम था, ठीक है, अभी चाय पकौड़े खाओगे। फिर हमने सोचा चाय पकौड़े सही में खिलाएंगे कि और रगड़ा देंगे। फिर फौज में ना नहीं होता है, ठीक है साहब खाएंगे। फिर आज सही में चाय पकौड़े आए, लेकिन रगड़ा देने के बाद फिर वहाँ पर जो हमारी कंपनी थी वहाँ पे एरिया बटा होता है, उसमें हमको इंट्रोडक्शन करवाया कि ये हमारा इलाका है, यहाँ पे ये ड्यूटी है, यहाँ पे ये ड्यूटी है। उसके बाद हमारी कंपनी में एंट्री हुई। ये हमारा फर्स्ट पोस्टिंग का आपको बताया, उसी हिसाब से हुआ था। तो सर ये आपके सीने पे मैं जो मेडल्स देख रहा हूँ, सर वो मेडल्स आपको किस लिए दिए गए? दिखने में मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ से। ये मेडल सर ये हमारी पोस्टिंग जहाँ पे हम जाते हैं ना उस हिसाब से लगाया जाता है। जैसे हमने मणिपुर काटा, उसका है, सीआई एरिया का है, ये है JNK का है, ये ILT का है, और ये 9 साल खत्म होने के बाद ये रिबिन लगता है। और ये जो आप मेडल देख रहे हो वो यूनिट के मतलब जो हम जहाँ पे पोस्टिंग करते हैं ना उसी का है। ये वहाँ पे ये रिबिन के साथ ये मेडल लगता है। जो हमारा दरबार होता है या गार्ड चलती है तब मेडल के साथ हम वहाँ पे रहते हैं, तब ये सिर्फ रिबिन नहीं होती, मेडल रहता है। हाँ, कई ऐसे ड्रेस पहना हुआ है इंटरव्यू पे तो सिर्फ रिबिन के साथ होता है, बाकी दरबार होता है या कुछ बड़ा कार्यक्रम होता है तब मेडल के साथ हम रिबिन पहनते हैं। सो सर एक रैपिड फायर राउंड क्वेश्चन आंसर के लिए 2 ऑप्शन आपको रहेंगे। उसमें से आपको जो पसंद है वो आपको चूज करना है। नजदीक से लड़ाई या कवर लेकर फायर करना? कवर लेके फायर करना। पहले फायर या पहले मूवमेंट? पहले मूवमेंट। रात का ऑपरेशन या दिन का ऑपरेशन? रात का ऑपरेशन। कम गोलियां सटीक निशाना या ज्यादा फायर दबाव बनाना? कम गोलियां सटीक निशाना। हथियार की ताकत या निशान की ट्रेनिंग? निशान की ट्रेनिंग। तुरंत आदेश का पालन करना या स्थिति देखना? स्थिति देखना। सख्त अनुशासन या सीनियर से सीख? सीनियर से सीख। सीनियर की बात या टीम की जरूरत? सीनियर की बात। नियम या हालात के हिसाब से काम? नियम। अपनी जान या पोस्ट की सुरक्षा? पोस्ट की सुरक्षा। मिशन पूरा करना या साथी जीवन को बचाना? मिशन पूरा करना। अकेले रिस्क या टीम के साथ रिस्क? टीम के साथ रिस्क। गुस्सा या संयम? संयम। ताकत या हौसला? हौसला। पोस्टिंग या परेड? परेड। देश या आराम? देश। ड्यूटी या छुट्टी? ड्यूटी। छुट्टी तो सब फौजियों का सपना रहता है। ये एक मैं आपको कहना भूल गया, ये ड्रेस पहनने के बाद जैसे आर्मी में ज्वाइन होता है ना तो उसका रिटायरमेंट आता ही नहीं है कभी। क्यों नहीं आता? क्योंकि देश में फौज में गए, ट्रेनिंग किया 9 महीने, उसके बाद फौज की नौकरी की, उसके बाद नौकरी ख़त्म करने के बाद रिटायरमेंट आता है ना, तभी भी जवान को कभी भी आदेश दे फौज तो उसको जाना पड़ता है। देश के लिए युद्ध का या कुछ भी हो, कुछ भी देश को काम पड़े तो पहले हमको जाना पड़ेगा। ये है मेन वर्दी का वर्दी की जिम्मेदारी। हाँ। सीनियर का भरोसा या मेडल? सीनियर का भरोसा। नाम या यूनिट की पहचान? यूनिट की पहचान। हथियार साफ करना या बॉडी फिटनेस? हथियार साफ करना।
सुबह की पीटी या रात की संतरी की ड्यूटी? रात की संतरी की ड्यूटी। सीनियर की डांट या सीनियर की तारीफ? सीनियर की डांट। फौजी बनना या फौजी बने रहना? फौजी बने रहना। सो सर, आपने कोई ऐसा मिशन किया है, कोई ऐसे सीक्रेट मिशन पे आप गए हो जो आपके अलावा शायद ही किसी को पता जब मैंने पहली पोस्टिंग काटी तभी मेरे को अनुभव मतलब एक हो गया था। हम पहली पोस्टिंग में मेरी कंपनी में गए थे हम 17 बंदे। तो 17 बंदे में से हमारे एक सेक्शन एरिया इंट्रोडक्शन के लिए बाहर गई थी। मतलब हमारा एरिया हमको दिखाने के लिए कि भाई ये जगह हमारे एरिया में आता है और इसमें हमको हफ्ते में 3 बार या 4 बार पेट्रोलिंग करनी है। तो हम देखने के लिए गए थे। इतनी तैयारी के साथ भी नहीं गए थे क्योंकि पता भी नहीं था वहाँ पे क्या है, आसाम में उल्फा उग्रवादी का ज़्यादा वो है। तो तब तो ये था नहीं कि भाई सामने आ जाएंगे कोई ना कोई। तो हम गए थे सेट वगैरह सब कुछ लेके, हथियार लेके, तो सब कुछ लेके, लेकिन जितनी तैयारी के साथ तो ऑपरेशन में जाते हैं उस हिसाब से हम नहीं गए थे, सिर्फ एरिया इंट्रोडक्शन के लिए गए थे। उसमें एक बंदा भी था, मुझे आज तक याद है, नाथा भाई करके। वो जैसे कल छुट्टी जाने वाला है और आज हमारे साथ एरिया इंट्रोडक्शन में आया था। तो तब की बात है कि अभी तो एटीएम में पैसे आ जाते हैं, हमारी पे वगैरह एटीएम में, तब ऐसा नहीं था। तब कंपनी वाले खुद अपने हाथ पे देते थे पैसे, जो हमारा मंथली पगार बनता है वो। तो उसका आया हुआ था 20,000 और जेब में डाल के वो भी हमारे साथ एरिया इंट्रोडक्शन में आ गया। तो वहाँ पे अचानक उल्फा उग्रवादी से हमारी मुठभेड़ हो गई। सिर्फ फायरिंग थी 15 या 20 सेकंड की, लेकिन वहाँ पे फिर हमने आड़ पकड़ के बैठना पड़ा क्योंकि हमारे पास इतना सपोर्ट नहीं था कि हम उसका मुकाबला कर पाए। और सामने उल्फा उग्रवादी में कितने आदमी पता नहीं था हमको कि क्या है क्या नहीं। हमारे उस्ताद ने बोला, सीनियर ने, कि ठीक है जो जिस जगह पे बैठा हुआ उधर ही बैठो। फिर वहाँ पे सेट में पास किया कंपनियों को, भाई ऐसा ऐसा हो गया है ग्राउंड में, तो आप जल्दी रिकवरी पोस्ट को भेजो। फिर उसने बटालियन में बोला, फिर वहाँ से सब तात्कालिक घातक पोस्ट, घातक हमारी कंपनी होती है, घातक वालों को भेजा। पूरी बटालियन आई, पूरी कंपनियों ने पूरा जो पहाड़ी थी उसको कवर अप किया, कोडन किया। उसके बाद धीरे धीरे हमारे साथ पहुँचे पूरा एरिया सर्च करते हुए। तब तक तो उसका लोकल इलाका था उल्फा उग्रवादी का, उसको कहाँ से निकलना, कहाँ पे ये वो निकल गया। एक बंदा फंस गया था उसमें, जिसको हमने बटालियन ने कैचअप कर लिया। वो एक मेरा पूरा अनुभव था कि भाई जो पिक्चरों में दिखाई देता है कि सामने आके हीरो ने बंदूक चला दिया, आतंकवादी को मार दिया, मुठभेड़ियों को मार दिया, उसमें और इसमें बहुत अंतर है। जो हमारी ट्रेनिंग में सिखलाई होती है और जो ग्राउंड में होता है उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि ट्रेनिंग में आप गलती करोगे तो कुछ आपको होगा नहीं, मर नहीं जाओगे। यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो सीधा ऊपर पहुँचोगे। इसलिए हमारा जब भी दरबार या कुछ भी होता था सीओ साहब का, तब वो पहले वही कहते थे, पहले अपनी सेफ्टी, उसके बाद फायरिंग। कहीं भी आप जाते हो पहले अपनी सेफ्टी रखो, उसके बाद फायरिंग करो, उससे पहले नहीं। आपका और कोई मिशन सर, ऐसा मिशन हो कि आपको लगा हो कि नहीं, जो मुझे चाहिए था वही मुझे मिला? राष्ट्रीय राइफल आपने नाम सुना होगा जी। राष्ट्रीय राइफल में मेरी जब पोस्टिंग हुई थी, रेडी टू किल। हाँ, तो वहाँ पे हम जाते हैं ना, तब एक्चुअली पता लगता है कि नहीं अभी सही नौकरी है। अभी आर्मी की जो नौकरी है ना, जो वो सही है ये। क्योंकि आर्मी में जिस मिशन के साथ आप भर्ती हुए थे, जो सपना देख के भर्ती हुए थे, वही सही लाइफ हो तो आरआर की, राष्ट्रीय राइफल की। उसमें आपको सब मौके मिल जाते हैं, टेररिस्ट पे फायर करना, ट्रेनिंग, और मतलब ऐसे हालातों को देखना जो आपने कभी देखा ही ना हो। ऐसे हालातों को मैंने 2-3 बार देखा है। वहाँ की जो पब्लिक है ना, वो इतनी मतलब भड़काऊ पब्लिक है। जो भी उसका कोई नेता हो या भड़काने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसका साथ वो पहले देंगे, और फौज को वो एक दुश्मन की तरह देखते हैं। अभी तो पता नहीं है, लेकिन जब हम 2009 में मैं आरआर में गया था, तब की बात है। और तब की हालत बहुत
कठिन था हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे जब हम पेट्रोलिंग में जाते थे और जो छुट्टी आने जाने के लिए कानवाई आती जाती रहती थी, उसकी पेट्रोलिंग के लिए हम जाते थे, तभी हमको कभी कभी ऐसा दिक्कत आता था कि वहाँ की जो लोकल पब्लिक है ना, कुछ भी फौज ने किसी आतंकवादी को पकड़ लिया या किसी टेररिस्ट के ऊपर हमला कर दिया, तो कुछ भी हो, वो पब्लिक को भड़काने के बाद पब्लिक हमारे ऊपर पथराव करते थे। और तब कानून ऐसा कहता था कि पथराव करने वाले के ऊपर हम गोली नहीं चला सकते, कि उसके ऊपर कोई एक्शन ज़्यादा नहीं ले सकते। उसके लिए उसके ऊपर एक कानून ऐसा कोई नहीं था कि हम उसके ऊपर दबाव कर सकते। फिर भी उसके नेता को पकड़ के, कोई भी उसको भड़काऊ को पकड़ के हमको उसको पनिशमेंट देते और समझाते, लेकिन उसकी पब्लिक इतनी समझती नहीं है, क्योंकि वो लोकल पब्लिक है, वो अपनी बंदों का ज़्यादा सुनती है, हमारा कुछ नहीं सुनती। दूसरी बात कि एक बार हम ऑपरेशन में गए थे, एक घर में मिलिटेंट था, हम रात को हमको पता लग गया था, तो मेरी कंपनी में, मेरी तब इको कंपनी थी वहाँ पे, और इधर कातक पोस्ट गए थे ऑपरेशन पे कोडन करने के लिए। जब कंपनियों की ज़रूरत, जिस कंपनियों की ज़रूरत पड़ती है उस कंपनी को बुलाते हैं कि भाई तुम इधर कोडन करना, इधर करना, ये वो। तो हमारे को भी कोडन करने का मौका मिला था उस गांव को। तब उस घर को मेरे सामने उड़ाया ना, तब मुझे पता चला कि भाई है तो खतरनाक, लेकिन किसी घर में कोई हो व्यक्ति, तो मेरे साथ वाला एक बंदा था, उसने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, पहले घर के अंदर से जो घर वाले होते हैं ना, उसको बाहर निकाल के जो आतंकी को मारने के लिए घर को उड़ाते हैं। मैंने बोला अच्छी बात है, मतलब वो मेरा एक पहला अनुभव था कि आरएल से एक घर को उड़ाया था ग्रेनेड से, ठीक है। तो वो देखने के बाद मेरे को थोड़ा वो भी लगा, अच्छा भी लगा, और थोड़ा बुरा ये लगा जिसका घर था उसके लिए बेचारे का क्या होगा। लेकिन मेरे साथ वाला बंदा था, वो पुराना बंदा था, उसने बोला इसके ऊपर दया खाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर जितनी दया खाओगे वो हमारे ऊपर उतना चढ़ेगी। जब उस घर को उड़ाया ना, तब वहाँ से एक आतंकवादी निकला बाहर, उसके पास AK-47 थी, उसका कोई निशाना वो नहीं था, जो भी आए वो गया, मतलब ऐसे ब्रश फायर करके निकला था, क्योंकि उसको मरना ही था, सामने फौज थी। तब मैंने देखा इसके ऊपर दया खाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि उसने मतलब ऐसे निकला जैसे वो फटाके हम नहीं रेंज लगाए, फाड़ 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 ऐसे फायरिंग करता हुआ रख, उसमें कोई भी मर सकता है, किसी को भी गोली लग सकती है। तब मैंने सोचा भाई ये काम जो बंदा मेरे साथी बोल रहा है वो सही है, इसके ऊपर कभी दया नहीं खानी चाहिए, क्योंकि लोकल आदमी का जब तक सपोर्ट ना हो ना, तभी तक कोई आतंकवादी किसी घर का सहारा नहीं ले सकता। वहाँ पे जम्मू कश्मीर में अभी भी है, लोकल आदमी का आतंकवादियों के लिए बहुत सपोर्ट होता है। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मिलिटेंट को पकड़, यहाँ पे आप मिलिटेंट के पीछे दौड़ रहे हो और इधर से पूरा गांव आपके ऊपर पत्थर बरसा रहा है, ये दिक्कत आई है कभी? ना, ये दिक्कत नहीं है ये, लेकिन हाँ ये दिक्कत जरूर आई है कि पब्लिक हमारे ऊपर पत्थर फेंकती है और हम गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाते थे 2009 में। उसके बाद ये 170 कलम हटाई, उसके बाद तो बहुत अभी शांति हो गई है, लेकिन उससे पहले इतनी शांति नहीं थी जितनी अभी है। कभी भी कहीं से भी पत्थर आ सकता था, तो पत्थर का जवाब हम गोलियों से नहीं दे सकते थे, ये एक कमी थी। और पत्थर का जवाब ईंट से भी नहीं दे पाते थे। हाँ सर मैंने जैसे सुना है बड़ा खाना, क्या आप कोई भी अगर ऐसा कोई स्पेशल ऑपरेशन करके आता है या अच्छा काम करके आते हैं तो यूनिट में सबको बड़ा खाना मिलता है जी। सर वो क्या रहता है? देखो बड़े खाने में क्या है, जैसे मैं पंजाब की बात करता हूँ, पंजाब में हमारे महेंद्र साहब थे, कर्नल महेंद्र साहब के टाइम पे हमारा फायरिंग कंपटीशन में हमारा फर्स्ट नंबर आया था। तो अब हमारे कर्नल साहब ने बोला था कि आज बड़ा खाना हो गया, और आजू बाजू पूरी मतलब जितने भी बटालियंस थी वहाँ पे सबको बड़े खाने में इनवाइट किया था। तो गाना बजाना, जैसे हम गुजराती है तो गुजराती हमारे जवान डांडिया खेलते हैं, जो पंजाब के है वो पंजाबी भांगड़ा करते हैं, ठीक है। जी राजस्थानी है वो उसका नृत्य करते हैं,
उसका सबका मनो मतलब बाहर से कोई टीम नहीं आती, हमारे फौजी आदमी ये सब करते हैं और बड़ा खाने का एंजॉय लेते हैं। बड़ा खाना जब होता है तब फौजियों को बहुत मतलब मज़ा आता है, और उसी का फौज का मुराल अप करने के लिए बड़ा खाने के आयोजन करके, क्योंकि इससे भी अच्छा काम करे, कहीं भी कंपटीशन में वो फर्स्ट नंबर लाए। सब जवान की एक न एक मुश्किल कड़ी रहती है कि अपने साथी जवान की डेथ। सो आपके लाइफ जर्नी में ऐसा मुश्किल वक्त सर आया है कि अब मेरे साथी जवान की डेथ हुई है, आपके हस्बैंड आपके बेटे अब इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो चुके हैं, तो वो घड़ी कैसी रहती है सर आपके लिए, सबसे डिफिकल्ट पार्ट? ये घड़ी मैं आपको बताऊं कि ये किसी फौजी के पास नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये घड़ी को देखना सुनना कोई फौजी पसंद नहीं करता, क्योंकि हम जाते हैं देश की रक्षा के लिए, नहीं कि मरने के लिए। ठीक है, जब तक हम में जान है तब तक हम देश की सेवा करते हैं। जब उसकी बॉडी लेके हम गए थे ना, जो मेरे साथी लोग गए थे, तब उसने बताया था कि भाई ये नौबत किसी पे नहीं आनी चाहिए, भगवान करे किसी पे भी ना आए ये नौबत, क्योंकि देख नहीं पाता। अभी फौजी आदमी नहीं रो सकता है, नहीं रुक सकता है, क्योंकि ड्रेस में होता है ना, फौजी आदमी इतना भावुक नहीं हो सकता जितना वो अंदर से इतना कठिन रहना पड़ता है, भावुक होने के बाद भी कठिन रहना पड़ता है कि मुश्किल घड़ी है वो। ऐसा नहीं आना चाहिए किसी के भी, भगवान किसी को ये नौबत ना दिखाए। सो कभी ऐसा हुआ है सर कि आपका और मिलिटेंट का हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ या बहुत ही क्लोज एनकाउंटर हुआ हो, उस टाइम पे आपको लगा हो कि थोड़ी सी दूरी से मैं बच गया? मणिपुर में मैंने आपको बताया, दिल खुश में हमारा एरिया रेकी करने के लिए गए थे, तभी गई, आमने सामने फायरिंग हो गई थी। सो JNK में सर कभी ऐसा हुआ है, JNK में बहुत ही क्लोज एनकाउंटर? था 2010 में एनकाउंटर हुआ था आतंकवादी का। तब हमारी कंपनी जो जहाँ पे कोडन करके बैठी थी, उधर से हमारे सामने वो जो आतंकवादी था घर से बाहर निकला बिल्कुल आराम से, उसके पास हथियार था, लेकिन हम छुपा के निकला कि जैसे मैं लोकल आदमी हूँ। तब हमारी यूनिट का नाम मेरे को याद नहीं है उसका, उसने देख लिया, अचानक देख लिया, उसका माइंड काम कर दिया, उसने तुरंत ही उसके ऊपर फायरिंग कर दी। राम के कुछ उसका नाम था जवान का, अभी मेरे को याद करना थोड़ा कठिन हो रहा है। तब उसको सेना मेडल भी मिला, और उसी के हथियार से वो जैसे उसको गोली लगी ना, तुरंत ही उसको हथियार लेके मारने के लिए गया। तुरंत ही वहाँ पे दूसरे बंदे थे हथियार लेके, LMG AK-47 सब लेके, फिर उसके ऊपर बारिश कर दी थी गोलियों की, वरना एक दो को फौजी को ले लेता है पक्का। मतलब उतना क्लोजिंग फायरिंग मैंने वो पहली बार देखा था। तब मेरे को एक एहसास हुआ था कि जितना हो सके हालत को देख के जितना स्पीड में आप डिसीजन लो ना, वो सही होना चाहिए। इस जवान ने तुरंत ही डिसीजन ले लिया, थोड़ी सी नोक दिखी थी AK-47 की, और उसने उस आदमी पे, आतंकवादी पे फायर कर दिया था, और बाकी बच गए। लेकिन वो जो खुले में आ जाता तो जो कोडन किए हुए जो हमारे आर्मी के जवान थे, वो कईयों को ले डूबता। वो मैंने एक क्लोज फायर देखा था, और भयंकर देखा था मैंने, क्योंकि उसकी जो गोली अगर एक भी निकल जाती ना, तो एक जवान को तो ले ही लेती, लेकिन हमारे जवानों ने उसकी AK-47 की एक गोली भी नहीं निकलने दी, उधर ही ढेर कर दिया था मेरे सामने ही। पोस्टिंग के दौरान सर आपका फेवरेट वेपन कौन सा था कि ये चलाने में बहुत मजा आता? AK-47 सबका यही फेवरेट रहता है, AK-47 क्योंकि हल्का और अच्छा। ट्रेनिंग के टाइम पे तो सबको इंसास और SLR दी जाती है। सो इंसास, हमारे टाइम पे SLR भी नहीं थी, SLR सिर्फ ट्रेनिंग के लिए थी। हमारे टाइम पे 0 विंग में हमको .22 का फायर किया हुआ था, 50 गज पे और 25 गज पे, वो सिर्फ बेसिक फायरिंग था। उसके बाद इंसास और इंसास LMG से फायर किया हमने। सर ऐसा रहता है कि लैंग्वेज इश्यू, हम एज ए गुजराती का टोन अलग रहता है, और जब आप फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग में जाते हैं तो क्या हिंदी और गुजराती में थोड़ा डिफिकल्टी होता है, तो आपके समय में ऐसा कुछ डिफिकल्टी आया था
जरूर आया था। जब आप मेरे को क्वेश्चन कर रहे थे ना, तभी मेरे दिमाग में कई ऐसे प्रोग्राम आ रहे, लेकिन जो अच्छा है ना वो सब आपको बताता हूँ। जब हम ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल हुए ना, अभी आपको तो पता है भी हमारी गुजराती लैंग्वेज है, तो शुरू शुरू में वहाँ तो सबको हिंदी बोलना पड़ता है। अभी भी मैं हिंदी बोलता हूँ तो कभी कभी गुजराती लफ्ज आ ही जाते हैं। तो तब तो हमारी शुरुआत ही थी हिंदी बोलने की, तब तो ज़्यादा ही आता था गुजराती लफ्ज। एक किस्सा बताता हूँ। जब दोपहर को हमारा फालन था, उस्ताद सामने खड़े थे, हम सब हमारे साथी वगैरह उधर बैठे हुए थे और धूप ज़्यादा थी और उस्ताद को ड्यूटी बांट रहे थे। तब एक बंदा नीची मुंडी करके बैठा हुआ था, तो उस्ताद ने गुस्सा किया, खड़ा हो, सो रहा है? बोला नहीं साहब, तड़का लग रहा है। बोला क्या लग रहा है? बोला तड़का लग रहा है। अरे अभी दोपहर के 2 बजे, अभी कौन सा तड़का लग रहा है? बोला साहब दोपहर के 2 बजे ही तड़का लगता है ना। फिर वो बाजू वाला था, वो साहब वो तड़का ये धूप की बात कर रहा है। बोला उसको आप तड़का बोलते हो? बोला हाँ साहब। अरे मैंने तो सोचा वो तड़का की बात कर रहे हो। बोला लंगर में लगता है वो, जो हमारा डाइनिंग हॉल जो कुक हाउस होता है ना, उसको लंगर बोलते हैं। सर एक आखिरी सवाल, आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि आर्मी में अगर किसी को जाना है तो वो किस तरह से अपना तैयारी करे? बस युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है भाई, जो भी आप सपना देखते हो उसके लिए तन तोड़ मेहनत करो, अपना एक टाइम टेबल बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ। जब तक आप अपना टाइम टेबल नहीं बनाओगे तब तक आपका जो भी गोल है वो आपको जल्दी प्राप्त नहीं होगा। डिसिप्लिन टाइम टेबल बनाओगे तो जो गोल आपने बनाया हो वो आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। बस यही है। थैंक यू सर, मज़ा आया आपसे बात करने में, आपकी लाइफ जर्नी को जानने में। सो सर आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो हमारे पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।